नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र, इसमें संघीय कार्यपालिका और संघीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम विवेचन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी पद्धति क्या है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, ये एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और ये निर्वाचक मंडल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर के एक निर्वाचन मंडल का गठन होता है और उसके द्वारा फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। अब है कि इसकी पद्धति क्या है, अर्थात किस पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आज वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल क्या है। छाया मंत्रिमंडल क्या है। दोस्तों, छाया मंत्रिमंडल विपक्ष के सदस्यों द्वारा बनाया गया अप्रत्यक्ष एवं शक्तिहीन मंत्रिमंडल होता है, जिसका नेतृत्व विपक्ष के नेता द्वारा किया जाता है। यानी कि छाया मंत्रिमंडल जो होता है वो विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है, यानी विपक्ष दल की सरकार को भी यूँ अपन इसका नाम दे सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है। विपक्ष दल की जो सरकार होती है उसे हम छाया मंत्रिमंडल कहते हैं और ये क्या होता है, शक्तिहीन होता है, अप्रत्यक्ष और शक्तिहीन होता है और इसका नेतृत्व एक विपक्ष के नेता द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन सरकार का आशय ऐसी सरकार से है जो विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा मिलकर बनाई गई हो। ऐसी सरकार से होता है जो विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा मिलकर बनाई गई हो। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जब ऐसा कब होता है, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न दलों के सदस्यों को मिलाकर के क्या किया जाता है, सरकार का निर्माण किया जाता है। तो उस सरकार को कहा जाता है गठबंधन सरकार, साझा सरकार, संविदा सरकार, समझौता सरकार। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी विशेषता जो है वो क्या है, यानी कि गठबंधन सरकार की विशेषता क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विशेषता अस्थिर सरकार, अर्थात इसमें सरकार कभी भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। इसके बाद में दूसरा है मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पद का पतन होता है, अर्थात इसकी स्थिति जो है वो एक प्रकार से कठपुतली की तरह होती है। ये अपने आप में सर्वोच्च नहीं होते हैं और इस गठबंधन सरकार के माध्यम से इनके पद का पतन ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 हैं, जिसमें प्रथम है अनुच्छेद, ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 352 में जो बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 356 जो राज्य में जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अर्थात देश में जब आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा
एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बनता है। यह ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है? एक निर्वाचक मंडल से होता है। और कौन सी पद्धति से? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और ये निर्वाचक मंडल का जो गठन होता है उसको किससे बनता है? कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के बनता है। और आज वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्री जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तब मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति किसी कानून से संबंधित आदेश जारी करता है और उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाता है जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तब मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी कानून से संबंधित आदेश जारी कर सकता है, उसे अध्यादेश कहा जाता है, जो 6 माह तक लागू रहता है। और अध्यादेश का अधिकतम समय कितना होता है? तो यह भी ध्यान में रखना है, 6 माह और 6 सप्ताह तक। तो ये इसका अधिकतम समय है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को समय से पूर्व उसकी इच्छा के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये प्रोसेस होता है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 61 में मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संघीय संसद जो संघीय व्यवस्थापिका है उससे संबंधित है, त्रिशंकु संसद। दोस्तों त्रिशंकु संसद, इसका मतलब क्या होता है? त्रिशंकु संसद का मतलब क्या होता है? यदि लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता हो तो ऐसी स्थिति में त्रिशंकु संसद कहा जाता है। अर्थात जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है मिलता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न पार्टियों से मिलाकर के सरकार का गठन किया जाता है, तो उसको त्रिशंकु संसद कहा जाता है। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, आज वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह हैं श्री ओम बिड़ला, श्री ओम बिड़ला है जो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है? मुख्य कार्य है सदन का कार्यक्रम निश्चित करना। सदन का कार्यक्रम क्या करना है? निश्चित करना है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य हैं, तो ये ध्यान में रखना है, सदन का कार्यक्रम निश्चित करना है। इसके बाद में विभिन्न विषयों पर वाद विवाद का समय निश्चित करना। जब विभिन्न कोई भी विषय होता है और उसके ऊपर वाद विवाद का जो समय हो उसको क्या करना है? निश्चित करना होता है। इसके बाद में सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है, अर्थात उसको व्यवस्थित बना करके रखता है और संतुलित बना करके रखता है, विवाद उत्पन्न नहीं होने देता है, विवादों को रोकने का काम भी करता है। अगला है निर्णायक मत का प्रयोग करना, अर्थात किसी विषय पर जब बराबर मत की स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष के मुख्य कार्य। तो इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आज वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? वो है श्री ओम बिड़ला, श्री ओम बिड़ला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संसद के सदनों का कार्यकाल क्या है? दोस्तों ध्यान रखना है कि संसद के 2 सदन हैं,
ये भी ध्यान में रखना है कि संसद के दो सदन कौन कौन से हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। और लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो भी ध्यान में रखना है। आज वर्तमान में 543 हैं, आज वर्तमान में 543 हैं और राज्यसभा में है वो 245 हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब लोकसभा का जो कार्यकाल है वह है 5 वर्ष का है और अस्थायी है। इसको समय से पहले भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो एक प्रकार से स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना है, 6 वर्ष का है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं, 2 वर्ष बाद, ध्यान रखना है, 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य इसके क्या होते रहते हैं, पदमुक्त होते रहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गए संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित। लोकसभा के 5 वर्ष का है और राज्यसभा का के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। कुल मनोनीत सदस्य यानी कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ध्यान रखना, कुल की बात आती है तो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करते हैं वर्तमान में, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है। तो वर्तमान में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में केवल और केवल 12 सदस्यों को ही मनोनीत किया गया, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज वर्तमान में लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया गया। इससे पहले जब राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को, जब एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे उनको मनोनीत किया जाता है, तो उस समय इसके सदस्य संख्या थी 545, लेकिन अब ये 2 नहीं है तो इसी वजह से इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 543 है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, 2 लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। अब ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से होने चाहिए और 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए। तो इन लोगों को क्या कर सकता है, वो मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकाल क्या है। शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल प्रारंभ होता है। इस समय में संसद सदस्य सामयिक विषय पर मंत्रियों से बिना पूर्व सूचना दिए प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि वर्तमान समय पर मंत्रियों से बिना किसी सूचना से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस शून्यकाल में मंत्रियों के द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए क्या किए जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब ये कब होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयक क्या है। धन विधेयक सामान्यतः आय व्यय से संबंधित वे सभी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक घोषित करता है। तो ध्यान रखना है कि धन विधेयक की प्रतिपुष्टि किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के विशेष अधिकार। दोस्तों, राज्यसभा के 2 विशेष अधिकार बताइए, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। राज्यसभा के किन्हीं 2 विशेष अधिकार बताइए। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में है, आप अनुच्छेद का ध्यान रखना, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 में क्या है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। राज्य सूची के किसी विषय को क्या कर सकता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 312 में नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना कर सकता है। नवीन अखिल भारतीय सेवा की क्या कर सकता है, रचना कर सकता है। तो ये है राज्यसभा के 2 विशेष अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली की विशेषता बताइए। संसदीय प्रणाली की विशेषता। अब संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है उसमें है कि कार्यपालिका 2 रूपों में होती है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका।
तो कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका सिर्फ एक ही होती है। अगला है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होना। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगली है कि संसदीय प्रभुत्व व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय होता है, यानी कि संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या होती है, समन्वय होता है। तो यह है संसदीय प्रणाली की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन के 3 तरीके कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के 3 तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें है, पहला है कि संसद के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा। पहला क्या है, कैसे संशोधन कर सकती है कि संसद अपने दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकती है। दूसरा है कि दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा भी कर सकती हैं। और तीसरा है कि संसद का 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों का 1/2 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधन कर सकती हैं। तो इस 3 तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि अब वर्तमान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं संविधान में। तो दोस्तों 105 संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो गए हैं। तो 105 हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार के लिए क्या सुझाव। तो चुनाव में धन की भूमिका पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा है आचार संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। यानी कि चुनाव के दौरान जो भारी धन खर्चा किया जाता है उसके ऊपर नियंत्रण करना। और दूसरा है जो आचार संहिता के दौरान भी इसका क्या करना चाहिए, अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसको आप अच्छे से पूरा कवर करके जाना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।